हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे पास ये मार्कर में जो इंक पड़ती है इसकी प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैं वो ये सभी प्रॉब्लम जो भी थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। और तो आपको पता होगा कि मैं इस जो हिंदी की सीरीज शुरू की थी उसमें मैंने पहला टॉपिक उठाया था वर्णमाला। वर्णमाला में आपको मैंने स्वर विधिवत कंप्लीट किया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा आज। तो जो मैंने वर्णमाला से स्वर आपको बता दिया था, कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, प्रॉपर पढ़ रहे थे, उसको नोट्स बना के आराम से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो आप इसके आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी प्रॉपर, और आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने के बाद आपको खुद लग रहा होगा कि जो मैंने स्वर पढ़ाया है तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो उसी के आगे मैं शुरू करता हूँ जो अगला पार्ट जो आता है व्यंजन का। तो व्यंजन के बारे में आप चर्चा करता हूँ। तो आइए मैं व्यंजन के बारे में आपको बताता हूँ। जो व्यंजन है, व्यंजन के बारे में बताया तो व्यंजन क्या होता है। जब भी हम अपने जो स्वर होते हैं, जो मैंने स्वर आपको बताया है, स्वरों का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो जो स्वर होते हैं वो मात्राओं में बदल जाते हैं। क्या मतलब, जैसा कि मैंने बताया, जो स्वर होते हैं उनका जो हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो वो सब जो स्वर होते हैं वो मात्राओं में बदल जाते हैं। जैसे हम लेते हैं का, जो का है ये, इसमें जो अगर हम आ जोड़ देते हैं तो छोटा आ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, का। ठीक है। जैसे इसके और जो भी जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें एक चीज ध्यान रखना, हर व्यंजन में ये जो का वो ये जो का वो आ होता है, आ की मात्रा उसमें छुपी हुई होती है हर व्यंजन में। इसी के साथ जैसे जो आ की मात्रा इसमें वो हो गई, तो और फिर बड़ा आ की जो मात्रा होती है आपको पता होगा ये होती है। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो ये होती है, और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो ये होती है। छोटा ऊ की जो मात्रा होती है ये होती है, छोटा ऊ की मात्रा ये, और बड़ा ऊ की जो होती है वो ये होती है। री री की मात्रा ये होती है। ठीक है। और ए की मात्रा ये हो गई, और ए की मात्रा होती है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ये मात्राएं मैंने आपको बताई। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एक एग्जाम्पल आप बताते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ले लिए भूल। जो भूल है, भूल, ठीक है, जो भूल आपने लिखा है भूल को, तो इसमें जो भाव है, व्यंजन है भूल, आप बोल रहे ऊ जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्वर होते हैं। जब आपने स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग किया है तो ये देख लीजिए, जो आपको मैंने बताया है, जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तो वो मात्राओं में बदल जाते हैं। तो ये जो ऊ आया है, यहाँ पे ऊ ना लिख के मैंने ये ऊ की मात्रा लगा दी है, ये वाला ऊ आया है, सॉरी। ठीक है। तो ये जो आया है ऊ बड़ा ऊ, तो इसके ऊ ना लिख के मैंने मात्रा लगा दी। जैसा कि अभी बताया कि जो व्यंजन होते, व्यंजन के साथ जब स्वर का प्रयोग करते हैं तो वो मात्राओं में बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये बात हो गई। तो सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब व्यंजनों का प्रयोग, वो जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके बाद आइए हम व्यंजन जो है, व्यंजन का हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। किसके से, कैसे कैसे, स्थान के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर या प्रत्न के आधार पर। ठीक है। स्थान के आधार पर और प्रत्न के आधार पर दो तरीके से हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए पहले हम व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं।
ठीक है। व्यंजन का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। एक स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। ठीक है। तो व्यंजन का हम वर्गीकरण 2 तरीके से करते हैं, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो आइए पहले हम लेते हैं स्थान के आधार पर, फिर आपको स्थान के आधार पर बताते हैं और फिर प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर पहले जो व्यंजन होते हैं मैं लिख लेता हूँ। का, खा, गा, घा, ञा। ठीक, कैसा लगा? चा, छा, जा, झा, वहाँ। ठीक है। ता, था, धा, 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 रा, धा, धा, रा। ठीक है। डा, ढा, ड़ा होता है, डा और ढा होता है। पहले ये आएगा फिर वो, डा और ढा और फिर रा। इसके बाद चा, छा, जा, जा, धा, ता, था, दा, धा और ना। पा, खा, बा, भा और ना। ठीक है। ये जो व्यंजन है पा, फा, बा, भा, अरे हो गया। ठीक है। अब ये जो व्यंजन है इनका हम अगर वर्ग के अनुसार बांटें, इनको पहले हम वर्ग के अनुसार बांट देते हैं। तो वर्ग के जो इनका जो पहला अक्षर होता है इनको इन्हीं के अनुसार हम वर्ग में बांट देते हैं। तो जो ये पहला है इसको का बोलते हैं, तो इसको हम पहले जो बोल देते हैं तो इसको का वर्ग बोल देते हैं, का वर्ग। ठीक है। पहले अक्षर जो इसमें पहला अक्षर चा है तो इसको चा वर्ग बोल देते हैं। वर्गों में इसका विभाजन कर रहे हैं। तो जो टा है इसको टा वर्ग कहते हैं। टा, टा, ठा, डा, ढा, डा, इसको इन सबको बोल देते हैं टा वर्ग। तो फिर ता, था, दा, धा, ना, ये जो है इनको ता वर्ग बोलते कहते हैं। ठीक है। इसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, इन सबको क्या बोलते हैं? पा वर्ग। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे दिएगा गा, घा, ड़ा, ये 3 शब्द दे दिए जाएंगे आपको। ये पूछ लिया जाएगा ये कौन से वर्ग के व्यंजन है, तो कहागा चा वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग। ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होगा ये गा, घा, ड़ा ये क्या है? का वर्ग के हैं। तो इनको वर्ग के अनुसार मैंने इनको बांट दिया। इसके बाद हम इनको उच्चारण के अनुसार बांटते हैं। तो जो का होता है, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ड़ा हो गया। इनको यदि हम प्रैक्टिकली आप लोग बोल के देखें, का जो बोल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहा है? क ये यहाँ से निकल रहा है, क, ख, ग, घ, ड़, यानी कंठ से, इसको कंठ बोलते हैं। ठीक है। तो जो इनका उच्चारण के अनुसार इनको जब वो करेंगे तो वर्ग के अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम उच्चारण के अनुसार इनको करते हैं। उच्चारण के अनुसार हम आपको बताएं, जो क, ख, ग, घ, ड़, इनको हम जैसे बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, ड़, जैसे का बोला यहाँ से आया, ख और उसके पीछे, ग और पीछे, घ और पीछे, ड़ एकदम कंठ एकदम नीचे से, यहाँ से कंठ से बोल रहे हैं। तो जो का वर्ग होता है इसके उच्चारण अनुसार जो वो करते हैं तो इसको कंठ से बोलते हैं, कंठ। चा का उच्चारण च, छ, ज, झ, जो दांत के ऊपर जो स्थान पाया है तो उसको तालु बोलते हैं, तालु। ठीक है। तो चा जो है, चा को जब बोलते हैं, जो बोल के आप लोग देखें, जो जीभ है, जीभ जो दांत के ऊपर जो भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। ये तालु में टच कर रहे हैं। तो जब बोल के आप लोग देखें च,
छ ज झ, ये देख लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, तालु। ट, ये ट है, जो तालु होता है, तालु के जो पीछे वाला भाग होता है उसको, यानी कि जीभ के बीचे बीच जो भाग होता है ऊपर वाला, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो आप लोग बोल के देखिए ट, तो जीभ देख लीजिए, जो बीच का भाग होता है तालु के पीछे वाला, तालु के पीछे, तो उसको मूर्धा बोलते हैं, वहां पे टच हो रही क्या है, ट ठ ड ढ ड़। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये मूर्धा हो गया, ठीक है, इसको मूर्धा बोलते हैं। त थ द ध न, इसको बोलिए आप लोग। तो त थ द ध, देख लीजिए आप लोग, जो बोल के देख रहे हैं, तो जो दांत हैं वो आपस में टच हो रहे हैं, आपस में हो रहे हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं, इस वर्ग को क्या, ता वर्ग को क्या बोलते हैं, दंत। और फिर प प फ ब भ म, इनको बोल रहे हैं पा, जो हमारे ओंठ हैं ये आपस में टच हो रहे हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ, ये चीज समझ आएंगे। तो इनको, ये हमने स्थान के आधार पे इनको बांटा। तो स्थान के आधार पर मैंने दो तरीके से बांटा, वर्गों के अनुसार, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। उसके बाद हमने उच्चारण के अनुसार बताया आपको, ये जो का होता है ये कण से बोला जाए, का खा गा घा ड़ा, ये कण से बोला गया। चा छा जा जा वहाँ जो है ये तालु से बोला जाता है। टा ठा डा ढा ड़ा, ये जो होता है ये मूर्धा से बोला जाता है। ता था दा धा, ना जो है ये दंत से, पा फा बा भा म जो होता है ये ओंठ से बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा जो पार्ट मैंने बताया है, तो ये प्रथम के आधार पे आपको बताते हैं। इसके बाद हम यहीं पे बताते हैं जो वा होता है, वा, जो वा व्यंजन है ये कहाँ से बोला जाता है। आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली ये सब बताया है, कंठ से, तालु से, तो आप लोग ये चीज बताएं। तो वा आप लोग बोल के देखिए, वा 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 वा। जब 2-3 बार बोलेंगे तो आपको पता चलेगा, जो इसको बोलते हैं, तो एक तो दांत आपस में टच हो रहे हैं और दूसरा ओंठ। ये देख के आप बोल के देखिए, वाह वाह, ये देख लीजिए। तो ये क्या हो, दांत, दंत प्लस ओष्ठ, तो ये क्या बनेगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। तो वा क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर यही पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। वा का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा तो क्या होता है, दंतोष्ठ। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, प्रथम के आधार पर, प्रथम के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है और क्या होता है। जैसे प्रथम के आधार पे होता है, यानी कि प्रथम के आधार पे इसको हम कहते हैं, बताया जाए तो जो भी इनको बोलने में जो रुकावटें आती हैं उसी को हम कहते हैं प्रथम के आधार पर। तो प्रथम के आधार पे हमने व्यंजनों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में, प्रथम के आधार पर हमने व्यंजनों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से थे, आइए पहले बताते हैं प्रथम के आधार पर। तो प्रथम के आधार पे मैंने आपको बताया, इनको बोलने के लिए जो भी रुकावटें बीच में आती हैं उसी को मैं कहते हैं, बोलने में जो रुकावटें आती हैं उन्हीं को हम तो उसी को हम प्रथम के आधार पे इनको बांटा गया। तो प्रथम के आधार पे इनको कई भागों में बांटा है। क्या क्या बांटा है, तो पहला होता है स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन और अंतास्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, और अयोगवा। अयोगवा मैंने वहां पे बताया व्यंजन स्वर में भी, तो इसमें भी बताएंगे। तो मैंने क्या क्या बताया, स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया आपको, दूसरा होता है संघर्षीय व्यंजन, संघर्षी। तीसरा क्या बताया, स्पर्श संघर्षी,
ठीक है, स्पर्श संघर्षी। और चौथा मैंने बताया आपको अंतास्त व्यंजन। और पांचवा आपको मैंने बताया अंतास्त व्यंजन के बाद क्या होता है ऊष्म। अंतास्त व्यंजन को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अभी मैं आपको ऊष्म व्यंजन इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद होता है अंतास्त व्यंजन बोला, उसके बाद द्विगुण या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण हो गया या उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह का फिर संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इसके बाद बोलते हैं संघर्षी। संघर्षी लिख लिया, स्पर्शी हो गया, अंतास्त हो गया और अंतास्त व्यंजन। अंतास्त लिखा है, स्पर्शी संघर्षी और स्पर्श संघर्षी अंतास्त व्यंजन। अब आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अयोगवाह। ठीक है, तो अब हम एक एक इसको समझते हैं। अंतास्त व्यंजन को ही तीन भागों में और बांटते हैं। लुंठित व्यंजन हो गया, और लुंठित हो गया, पार्श्व व्यंजन हो गया और अर्धस्वर व्यंजन। इसको अंतास्त को ही तीन भागों में और बांटते हैं। तो इसको भी जब इसका आएगा तो मैं बताएंगे। तो स्पर्शी व्यंजन आपको पहले मैं बताता हूँ। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन इनको वे व्यंजन जैसे व्यंजन का उच्चारण करने से जो घर्षण, जैसे व्यंजन का जो उच्चारण करते हैं जब कोई दो, यानी दो कौन कौन से, जो अभी मैंने बताया कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ, दंत, ये जो है इनमें से कोई दो चीजें आपस में टच होती हैं, उससे जो उच्चारण करने पे जो आपस में दो चीजें स्पर्श होती हैं तो उसको स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या मैंने इसको बताया, स्पर्शी व्यंजन में जब कोई जैसे बोलने में इनका उच्चारण, स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण करने में जब कोई दो चीजें आपस में स्पर्श होती हैं, इससे जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन होता है उसी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको लेते हैं, का वर्ग हो गया और का वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया और पावर हो गया। जैसे का वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया और ता वर्ग हो गया। कौन कौन से का वर्ग, पा वर्ग, वो पा वर्ग, पहले ता वर्ग लिख लो, और पा वर्ग। का वर्ग में मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होगा का, ख, ग, घ, ण। जैसे अब इसका हम बोलते हैं तो क, क, ख, ग, घ, ण, जैसे बोलते चले जा रहे हैं, एकदम पीछे जा रहे हैं। तो का जब बोला है तो क्या हो रहा है, जो कंठ का है, कंठ में जो गले का, जो कंठ का जो पीछे वाला भाग है वो गले के आगे वाले भाग से टच करता है, ऊपर वाले भाग से टच कर रहा है। जैसे का को बोलना है, क बोलो, आप लोग बोल के देखिए तो क, जो का बोला है, जो कंठ का जो भाग है वो अगले गले के अगले वाले भाग में टच कर रहा है, तो क, इसलिए क, ख, ग, घ, ड़, देख रहे हैं आप लोग। तो का वर्ग जो आएगा वो स्पर्श, यानी दो चीजें टच हो रही हैं, आपस में स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद ता में देखिए बोल दिए ता जो है, तालु जो है, यानी जीभ का जो अगला वाला भाग है ये दांत में टच हो रहा है। तो क्या होगा, दो चीजें आपस में स्पर्श हो रही है ना, तो क्या थ थ ध ध ये जो आ रहे हैं, तो ता वर्ग में। ठीक है, उसके बाद पा वर्ग में प, इसको बोलेंगे आप लोग। पा वर्ग क्या क्या होता है, ता वर्ग क्या होता है आपको पता, अभी बताया है। उसके बाद पा वर्ग जो होता है प, फ, ब, भ, म, इसमें देख लीजिए जो ओंठ हैं हमने, दोनों ओंठ आपस में टच हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जो आपस में टच हो रहे हैं दो चीजें, तो इसको मैंने बताया क्या होता है, उस व्यंजन को क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन। तो ये बात आपको समझ में आई। स्पर्शी व्यंजन मैंने क्या होता है,
जिस व्यंजन का जिन व्यंजनों इन जैसे स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण करने में कोई दो चीजें यानी कौन कौन सी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनमें से कोई दो चीजें आपस में टच यानी स्पर्श होती हैं, आपस में मिलती हैं, इससे जो व्यंजन वो होता है उसको एक क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। समझ में आ गया? उसका एग्जाम्पल मैंने बताया कावर, तावर और पावर। ओके, इसके बाद मैंने बताया संघर्ष, इसके बाद क्या आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के बारे में आपको बताते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ रहा है, खुद आपको बताएंगे, अपने आप खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद संघर्षी व्यंजन क्या होता है? संघर्षी व्यंजन में क्या होता है, जब कोई दो चीज़ें, ठीक है, जब कोई दो चीज़ें आपस में टच होती हैं, टच होते हुए जो घर्षित होके जो घर्षित आपस में टच होने के जो घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, जो घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षित होते हुए जो वायु बाहर आती है, उसी को ही क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, उसी को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसमें संघर्षी व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में दो चीजें आपस में घर्षण उत्पन्न करते हैं, उनको ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसमें का एग्जाम्पल संघर्षी व्यंजन जो होता है, इसी को हम लोग ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन को ही ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक हो गया श, श और श, ठीक है, श श श और हा, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। इसका क्या मैंने बताया, जब कोई दो चीजें आपस में घर्षण करते हुए जो घर्षित होकर जो वायु निकलती है, उसी को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? श श श और हा। इसे आप लोग बोल के देख लीजिए, श श, जीभ जो है ऊपर वाले से वो एकदम घर्षित होते हुए श, देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे जो वायु निकल रही, श जो वायु निकल रही है वो एकदम घर्षित करते हुए निकल रही है, तो इसे क्या वही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी क्या होता है? स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण में जब कोई दो चीजें आपस में टच होती हैं, टच होके एकदम हटती हैं, टच होने के बाद एकदम हट जाती हैं, उससे जो वायु निकलती है उसी को ही हम लोग कहते हैं, उस जो वायु निकलती उसी को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? जब से जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में पहले जो दो चीजें आपस में टच होंगी, ठीक है, दो चीज आपस में स्पर्श हुई और फिर हट गई, इससे जो वायु निकलती है इसी को ही क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी मतलब यानी स्पर्शी प्लस संघर्षी मिलाने से जो बनता है उसे ही बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी में क्या होता है? जब दो चीजें आपस में स्पर्श होती है। संघर्षी में क्या बताया आपको? जैसे दो चीजें आपस में टच हुई, उससे जो घर्षित करते हुए वायु निकली, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं आपस में, संघर्षी और स्पर्शी को जोड़ने से क्या होता है? स्पर्श संघर्षी बनता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताएं तो पावर, वो चावर्ग जो होता है, इसका एग्जाम्पल है चावर्ग। चावर्ग में मैंने आपको बताया तो क्या क्या होता है, कौन कौन से अक्षर होते हैं? चा, छ, जा, झा और तो चावर्ग पूरा जो आता है वो स्पर्श संघर्षी में आता है। अब चावर्ग आप लोग देखिए, बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, व, च, छ, यानी दो चीज आपस में संघर्ष यानी आपस में टच हुई, एकदम हटी, और जो वायु निकलती एकदम घर्षित करते हुए, जैसे च, च, देखिए जीभ और तालु आपस में टच हुए और एकदम से टच हुए और हट गए, और उसके बाद वायु एकदम घर्षित करते हुए निकलती है, तो उसी को मैं बोलता हूँ स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये चीज आपको समझ में आई? आप लोग प्रैक्टिकली करके आप बोल के देखिए, आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चावल पूरा जो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है।
तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है अगला व्यंजन, क्या है अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो साधारण व्यंजन, जितने जितने मैंने आपको अभी बताए, कावर, टावर, चावर, टावर और टावर हो गया और पावर, इनका जो ये साधारण व्यंजन है, इनसे कम समय लगता है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में साधारण व्यंजनों से कम समय लगता है, उसी को हम बोलते हैं अंतास्त व्यंजन। ठीक है, ये चीज लिख लेना आप लोग। अंतास्त व्यंजन किनको बोलते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में साधारण व्यंजनों से कम समय लगता है, उन्हीं को हम अंतास्त व्यंजन कहते हैं। अंतास्त व्यंजन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अंतास्त व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है लुंठित व्यंजन, ठीक है, लुंठित व्यंजन, और एक दूसरा होता है पार्श्विक व्यंजन, और तीसरा होता है अर्धस्वर। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अंतास्त व्यंजन मैंने बोला है यानी जिनका उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में सामान्य व्यंजनों से कम समय लगता है, इनको ही अंतास्त व्यंजनों की संख्या होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं अंतास्त व्यंजन। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। इनकी संख्या 4 होती है। क्या क्या होता है? या, रा, ला और वा। इसमें जो ये चीज समझ जाएगी, ये 4 होते हैं, इनको अंतास्त व्यंजन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया ये 4 भागों में 3 तरीके। लुंठित व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, और अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है। लुंठित व्यंजन जो होता है, इसमें लुंठित व्यंजन वे जिनका उच्चारण, लुंठित व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में जो जीभ होती है वो बीच में आ जाती है और झटके से आगे पीछे जाती है, उसी को बोलते हैं क्या? लुंठित व्यंजन। ठीक, लुंठित व्यंजन आपको समझ में आ गया। तो लुंठित व्यंजन में जीभ जैसे बार बार आगे पीछे जाती है इनको बोलने में। जैसे लुंठित व्यंजन में से रा, इसमें जो रा है इसको ही बोलते हैं पार्श्विक लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या कौन सा होता है? रा। रा जैसे आप लोग बोल के देखिए, रा रा रा, जैसे जीभ देख लीजिए एकदम आगे और पीछे, झटके से आगे पीछे, रा रा रा। आप लोग बोल के देखिए, आपने अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन वो होता है जब जीभ जो होती है, जीभ मुंह में पार्श्व बनाती है, यानी पार्श्व आकार का जीभ मुंह में बनाती है। तो इसमें जो पार्श्विक व्यंजन होता है वो होता है ला। ठीक है, जैसे आप लोग बोल ल ल ल ल ल ल ल, तो ल ल ल ल, ये जो है एकदम पार्श्व गोल गोल घूम रही है ना जीभ, तो ये तो इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और जो अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर वो होते हैं जिनका अर्धस्वर व्यंजन वो उन्हें बोलते हैं जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा, श्वास की जो वो मात्रा होती है बहुत कम समय लगता है, यानी कम लगती है, श्वास की मात्राएं कम लगती हैं। जिन व्यंजनों को बोलने के लिए श्वास की मात्राएं कम लगती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अर्धस्वर व्यंजन। जैसे या और वा, या और वा जो होते हैं अर्धस्वर व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया? अर्धस्वर व्यंजन ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन कौन सा होता है? या और वा। पार्श्विक व्यंजन का कौन सा होता है? तो ला। लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो रा। ठीक है, आपको बताया दिया। अंतास्त व्यंजनों के अंतास्त व्यंजन पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन का क्या कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला व्यंजन क्या आता है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को मैं आपको बताऊं, उच्छिप्त व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन को ही हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों में, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन के बारे में आपको बताएं, जिन व्यंजनों को
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का जो भाग होता है, जीभ ऊपर उठती है और मूर्धा में टच होकर स्पर्श करके नीचे को आ जाती है। नहीं समझे? जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जो जीभ है एकदम ऊपर उठी और ऊपर जो मूर्धा होता है मूर्धा में टच होकर नीचे आ जाती है, इसी को ही उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या मैंने आपको बताया? जीभ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ का जो जीभ होती है ये मूर्धा ऊपर उठ के मूर्धा में टच होके और नीचे गिरती है, नीचे आ जाती है, उन्हीं को ही उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ, ड़, ये जो होते हैं दो, ड़ा, डा, उड़ा ये वाले नहीं हैं, ठीक है? डा और अड़ा ये अलग हैं, ठीक है? ये जो इनके नीचे बिंदी लग जाती है ये ढ, ड़, ढ, ड़। जैसे मैंने आपको बताया जीभ देखिए, इनको बोलिए तो ढ, जीभ ऊपर एकदम गई और टच होके नीचे ढ, ड़ बोल के देखिए, अपने आप खुद समझ आ जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन समझ में आ गया। इसके बाद अयोगवा क्या होता है? अयोगवा मैंने आपको वहां पे भी बताया है और यहाँ पे भी बता दें। तो अयोगवा जो होता है हिंदी के वर्ग, जो हिंदी के वर्णों में जो नासिक वो अनुनासिक और नासिक वो नासिक वर्ण और विसर्ग जो होते हैं उनको ही अयोगवा कहते हैं। अयोगवा किन्हें कहते हैं? जो हिंदी के, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णों में जो नासिक वर्ण और विसर्ग जो पाए जाते हैं, विसर्ग होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग अयोगवाह कहते हैं, ठीक है? अयोगवाह जो शब्द है ये किशोरी दास वाजपेयी ने दिया है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? यानी योग होने के ना होने के बाद भी ये साथ देता है। नहीं समझे? संयोग ना होने के बाद भी ये साथ देता है, इसे ही क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये चीज समझ में आई? यानी अयोगवाह का मतलब क्या आता है? जो योग ना होने के बाद भी साथ देता है उसी को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में अयोगवाह शब्द मैंने आपको बताया किशोरी दास वाजपेयी ने दिया है, ठीक है? और किशोरी दास वाजपेयी ने दिया है। और इसका जो होते हैं वर्णमाला में जो उच्च नासिक वर्ण और विसर्ग, नहीं, ये विसर्ग होते हैं अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह बोला जाता है, ठीक है? तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा प्राण के आधार पे अघोष सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। इसके जो अगला जो पार्ट बचा है इसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो इतना आप लोगों को समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो भी ना समझ में आया उसको भी बताना। और इसका प्रॉपर आप लोग वीडियो वो नोट्स बनाएंगे और फिर आपको 1-2 बार ज़रूर देखें तो इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहाँ तक मैंने आपको जैसे बताया है स्पर्शी संघर्षी ये चीज़ बता दी है, ठीक है? इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ अगले लेक्चर में। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर टाइप करें। इसके बाद जो अगला लेक्चर बचा है उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा वर्णमाला का, तो वो आपको मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके बाद मैं चलता हूँ, ठीक है? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू।